आई वुड लाइक टू बी कॉल्ड एट सिविल सर्वेंट इंस्टेड ऑफ ब्यूरोक्रेट। तो एक बहुत छोटी मीगर अमाउंट में एक जो सरमायादार है उसको अपनी दौलत एम्पलीफाई करने के लिए ये जो सिविल सर्विस जो ब्यूरोक्रेसी है ये एज ए एजेंट काम। ब्यूरोक्रेसी बेसिकली एक वो टर्म है जो नेगेटिव टर्म है, इसको मैं अपने लिए यूज़ करूँ तो मैं बेवकूफ़। ब्यूरोक्रेसी बेसिकली इट्स रूल्ड बाय डेस्क, इट्स नॉट रूल्ड बाय पीपल, इट्स रूल्ड बाय डेस्क। तो हम सिविल सर्वेंट्स अपने आप कह सकते हैं सिविल सर्वेंट्स, हम ब्यूरोक्रेट नहीं कहेंगे। अगर हम खुद को ये बात कह रहे हैं तो ये हमारी मिसकंसेप्शन है। तो आई वुड लाइक टू बी कॉल्ड एट सिविल सर्वेंट इंस्टेड ऑफ ब्यूरोक्रेट। जो मेन एस्टेब्लिशमेंट है वो सोचती है एग्जीक्यूट करते हैं वो लोग ब्यूरोक्रेसी इज नॉट इन सम अबाउट मिलियन, 1 लाख 10 लाख एग्रीड वो लोग हैं, लेकिन जो मेन जिस एस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है वो चंद ग्रुप होते हैं। ये डेमोक्रेसी की भी एक खूबसूरती है कि जालिम को भी मेहनत करनी पड़ती है लोगों की ज़हन साजी के लिए। बादशाह में ये होता है कि उसको ज़हन साजी करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सीडेंट बचाने के लिए हम ये कह रहे हैं कि आज से गाड़ी ही बंद, ठीक है। So it's impossible. A person can never be apolitical and he or she should not be. आम बिल्डिंग में ना उसकी बिल्डिंग में ईंटों के दरमियान जो ना सीमेंट लगता है, और जो नेशन बिल्डिंग है उसमें ईंटों के दरमियान खून लगता है। मतलब हमास ने एक अटैक कर लिया है तो इसकी इंटरप्रिटेशन ये नहीं हो सकती कि हमास इज विनिंग। ये नैरेटिव इस साइड से क्रिएट किया गया है। Hello and welcome to another episode of Time Slow Podcast. Today we are pleased to have Mr. एतजाज़ हुसैन मेयो साहब, who is an ex-cop, जो कि अपने ट्विटर पे उन्होंने लिखा हुआ है, और उन्होंने ये भी हम पूछेंगे कि उन्होंने क्यों अपना जो है इंस्टीट्यूशन जो है स्विच किया। तो वेलकम करते हैं हम सर को। कैसे हैं एतजाज़, ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। पहला क्वेश्चन ही यही है कि इंस्टीट्यूशन क्यों स्विच किया आपने, पुलिस क्यों छोड़ी? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, क्योंकि टू बी वॉइस टू द वॉइसलेस इज द मैक्सिमम पर्सन कैन डू, और आपने मुझे ये मौका दिया, थैंक यू उसके लिए बहुत शुक्रिया। और प्रोफेशन क्यों स्विच किया, तो कुछ लोग कहते हैं रिकग्निशन, CSS इज अ सोर्स ऑफ रिकग्निशन। आई मीन आई एम एग्जिस्टिंग ऑलरेडी, people know me, I'm just enlarging my circle। अगर CSS की बात करें, प्रोफेशन स्विच करने के पीछे जो है ना, आई बिलीव लिबर्टी इज एवरीथिंग, इन सर्च ऑफ मैक्सिमम लिबर्टी। बेस्ट जॉब से होना जो होती है पुलिसिंग की जो जॉब, उसमें आपके शेड्यूल, डिसिप्लिन और ये सारी चीज़ें बहुत आपकी जो लिबर्टी है उसको कंप्रोमाइज़ करते हैं। तो उसी सर्च में किधर जाके मैं मैक्सिमम लिबर्टी पा सकता हूँ रोज़ी रोटी कमाते हुए, तो सोचा कि शायद लेवल बदला जाए तो कोई बेहतरी आ जाए, शायद इस लेवल पे आके कुछ और लिबर्टी चाहिए हो, ये भी बदल दें। सर ये तो देखे ना कि लिबर्टी आपको CSS ना करके भी तो बहुत इससे ज़्यादा मिल सकती थी। सो व्हाई डिड यू चूज सिविल सर्विसेज? ज़ाहिर बात है, आई एम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली और डिपेंडेंट होते हैं लाइवलीहुड के लिए, ये सारी चीज़ें। वो जो एक आइडिया है कि पहले आप अपने आप को जो हायरार्की ऑफ नीड्स, सबसे पहले आप अपने जो बेसिक नीड्स हैं उनको सिक्योर करते हैं। लिबर्टी इज एट द टॉप, यानी जो जेल में पहले खाना दिया जाता है, लिबर्टी सबसे एंड पे दी जाती है। तो सबसे पहले मैंने अपना खाना सिक्योर करना था, जो कि नेचुरल ह्यूमन नीड है, तो उसके बाद फिर लिबर्टी की तरफ जाएंगे। तो इसलिए जॉब ज़रूरी है। तो और आपने सोचा कि सिविल सर्विसेज में जाया जाए? जल्दी बात है कि थोड़ा सा आप सीनियर लेवल पे आ जाते हैं, थोड़ी लिबर्टी मिल जाती है। और ये अच्छा, मैं एक चीज़ जो आशिर अजीम भी बोला करते हैं कि ज़्यादातर जो हमारी लोअर मिडिल क्लास के हैं या मिडिल क्लासेस के हैं, वो ट्राई कर रहे होते हैं कि क्योंकि उन्होंने अपनी जो एक स्टैंडिंग है विद इन द सोसाइटी उसको थोड़ा सा ऊपर करना है, जो क्लासेस का डिफरेंस है। क्योंकि पाकिस्तान में तो मिडिल क्लास वैसे ऑलरेडी श्रिंक्ड है, लेकिन तो वो मिडिल क्लास और जो पुअर क्लास है और जो एक इलीट है, मिडिल क्लास को चलें इग्नोर कर दें, जो हमारी एक पुअर
और जो एलीट क्लास है, उसके दरमियान का जो गैप है उसको फिल करने के लिए, डायरेक्ट स्विच करने के लिए जो है वो सिविल सर्वेंट्स अपने आप को कोशिश कर रहे होते हैं, इसी एफर्ट में होते हैं। लेकिन डोंट यू थिंक कि ये चीज़ अचीव करने में उसके बाद उनके क्या किस तरह से बिहेवियर, पहले तो वो कुछ और एम्स लेके आए होते हैं, लेकिन उनकी जो प्रोफेशनलिज्म है, जो उनका काम है, वो इस चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आई बिलीव अ जॉब इज जस्ट अ कॉन्ट्रैक्ट। ये मेरा सिर्फ एक सोर्स है लाइवलीहुड का। अच्छा, लेकिन पावर एक्यूमुलेट करना और ये चीज़ें, आप डू यू थिंक दे आर सेकेंडरी? पानी उसके लिए एग्जिस्ट करता है जिसको प्यास लगी हो। मेरे नज़दीक ये पावर स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि आई एम नॉट सीकिंग दैट, आई एम जस्ट सिक्योरिंग माई लाइवलीहुड। तो वो एक ज़रिया है ये उसको सिक्योर करने। और जहाँ तक बात है कि मिडिल क्लास जो है ना, वो एक रैपिड रूट वो अडॉप्ट करती है टू स्विच क्लास, तो ये एक, मैं समझता हूँ, एक फॉल्स कॉन्शियसनेस है। मतलब एक बंदा जो है पे के साथ मैक्सिमम जो क्लास सिस्टम है ना, दिस इज रिलेटेड टू मनी, द मनी यू ओन। क्योंकि क्लास सिस्टम मटीरियलिस्टिक एक हायरार्की है ना, तो मटीरियल मनी से आता है, तो जॉब में मनी नहीं आती। दिस इज फॉल्स कॉन्शियसनेस। ये जो लोग इसको सिविल सर्विस को उसके साथ अटैच करते हैं, दे डू नॉट नो व्हाट एक्चुअली एलिटिज्म इज। एलिटिज्म है क्या? तो ये एलिटिज्म की तरफ आने का जरिया नहीं है। ये दोनों तरफ से मिसकंसेप्शन है। जो इसको अडॉप्ट करते हैं वो भी मिसकंसीव्ड हैं, उन्होंने भी मिसकंसीव किया है कि हम इसको अडॉप्ट करके तो एलीट क्लास में आ जाएंगे, और जो बाहर से देख रहे हैं उनको भी अंदर के हालात का नहीं पता कि ये वाकई एलीट क्लास होती है कि दे आर जस्ट फ्रंटमैन। कि उनके लिए एक्ट कर रहे होते हैं, एलीट के लिए ये एक टूल है। एक उसकी एग्जांपल है कि किसी भी शहर में जो ब्यूरोक्रेसी का, एक सपोज्ड लैंड की बात करते हैं, एक सपोज्ड लैंड में ब्यूरोक्रेसी का जो उसे कंपस होती है, वो उसका चेंबर ऑफ कॉमर्स होता है। हर चीज़ को वो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन चेंबर ऑफ कॉमर्स बीइंग अ लिटिल किटी पार्टी, दे हैव इमेंस पावर। तो इसलिए इमेंस पावर है क्योंकि दे कंट्रोल रिसोर्सेज, और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो उनको वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं जिसमें वो रिसोर्स एम्प्लीफिकेशन करते हैं, अपनी एम्प्लीफाई करते हैं। यानी बहुत कम मीगर तनख्वाह में वो उन कैपिटलिस्ट को, उन सरमायादारों को वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं जिससे वो एम्प्लीफाई कर सकते हैं। इमेजिन करें एक फैक्ट्री के इर्द गिर्द गैंग्स हैं, फैक्ट्री काम नहीं कर सके। उस फैक्ट्री को सिक्योर करने के लिए वैसे प्राइवेटली जो कास्ट थी वो 1,00,000 होनी थी, लेकिन गवर्नमेंट वही उसी फैक्ट्री को सिक्योर कर रही है 10 रुपये में, 10 रुपये के टैक्स में। सो ये, और वो कौन कर रहा है? वो ब्यूरोक्रेट सिविल सर्विस या सरकारी मुलाजम करते हैं। तो एक बहुत छोटी मीगर अमाउंट में एक जो सरमायादार है उसको अपनी दौलत एम्प्लीफाई करने के लिए ये जो सिविल सर्विस जो ब्यूरोक्रेसी है, ये एज ए एजेंट काम करते हैं। ये सपोज लैंड में, ये हमारी लैंड में भी ऐसे ही है। चलिए इन दैट केस तो अच्छा, आप एक चीज़ कहते हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो एस्टेब्लिशमेंट का ही एक पार्ट है, ठीक है। मैं आपको रेगुलरली पढ़ता भी रहता हूँ, आपको फॉलो भी करता हूँ। तो जब वो पार्ट है एक एस्टेब्लिशमेंट का, और रिफॉर्म्स की जब बात की जाती है, तो क्या जो एक समझ लें कि एक पार्ट है, तो वो रिफॉर्म करने देगा ब्यूरोक्रेसी में? इस पे पहले ये जो दो टर्म्स है ना, सिविल सर्विस और ब्यूरोक्रेसी, हाँ, इस पे भी आपने बात की है, तो समझा दें। ये वही साहब है कि एक गरीब बंदा अपने आप को कहे कि मैं कोई माफौकुल फितरत बंदा हूँ। ब्यूरोक्रेसी बेसिकली एक वो टर्म है जो नेगेटिव टर्म है, इसको मैं अपने लिए यूज़ करूँ तो मैं बेवकूफ़ हूँ। ब्यूरोक्रेसी बेसिकली इट्स रूल्ड बाय डेस्क, इट्स नॉट रूल्ड बाय पीपल, इट्स रूल्ड बाय डेस्क। तो हम सिविल सर्वेंट्स अपने आप कह सकते हैं सिविल सर्वेंट्स, हम ब्यूरोक्रेट नहीं कहेंगे। अगर हम खुद को ये बात कह रहे हैं तो ये हमारी मिसकंसेप्शन है। तो आई वुड लाइक टू बी कॉल्ड एट सिविल सर्वेंट इंस्टेड ऑफ ब्यूरोक्रेट। तो अब ये इसमें डिफरेंस है, और ये बहुत कम लोगों को पता है, बहुत कम लोग ये जानते हैं अनफॉर्चुनेटली कि व्हाट इज द डिफरेंस। इट वाज नेवर डिबेटेड
wherever I get trained or job in India. Yes, last year too. ये पूरे के पूरी आपकी डायमेंशन चेंज करने दी आपकी करियर की कि आप इसको ब्यूरोक्रेसी लेते हैं या सिविल सर्विस लेते हैं. ब्यूरोक्रेट कंट्रोल करता है, सर्वेंट जो है वो सर्व करता है, पूरी की पूरी ओरिएंटेशन बदल जाती है. दूसरा क्वेश्चन ये है कि एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है. देखिए कई कुछ लोग होते हैं दे थिंक, कुछ लोग होते हैं जो एग्जीक्यूट करते हैं. जो मेन एस्टेब्लिशमेंट है वो सोचती है, एग्जीक्यूट करते हैं वो लोग ब्यूरोक्रेसी इज नॉट इन सम अबाउट मिलियन, 1 लाख 10 लाख के करीब वो लोग हैं. लेकिन जो मेन जिसको एस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है वो चंद ग्रुप होते हैं. तो इसके लिए ये एजेंसी के तौर पर काम करती है अनफॉर्चुनेटली सपोज. तो इसलिए ये है कि ये इसको चेंज इस पे लाने के लिए समझा हुआ पता है रीजन है. ब्यूरोक्रेसी में जो डिसीजन मेकिंग पावर है नॉर्मली उन लोगों के पास है जो लाइफ को रेगुलेट करते हैं, लाइफ के जनरल फंक्शंस को. इसमें रेवेन्यू आ गया, और कुछ लोग जो सिक्योरिटी को हैंडल कर रहे हैं, जैसे पुलिस आ. अब देखिए ग्रुप्स का नाम नहीं ले सकता. ये सपोज हाँ, ये सपोज. तो ये 2 फंक्शन जिन लोगों के पास हैं विद इन ब्यूरोक्रेसी, जिनके पास 2 फंक्शन है, बेसिकली वो ही ब्यूरोक्रेसी है. क्योंकि सिक्योरिटी और मेंटेनेंस ऑफ पीस, मेंटेनेंस ऑफ रेगुलर ऑर्डर, ये 2 फंक्शन जो अदा करते हैं वही पावरफुल है. बाकी सारे नीचे है ना वो जिन्हें कहते हैं सेकेंडरी हेल्पर्स, वो होते हैं. सपोज लैंड, अगर इट वॉज अ डेवलप्ड लैंड, इट वॉज और सिविलाइज्ड लैंड, तो फिर कुछ और लोग होते हैं जिनके पास इसको कंट्रोल करने का सिस्टम होता है. तो इनका में फंक्शन सिस्टम साउंड हेल्थ इज कंट्रोलिंग. सो तो आप डिपार्टमेंट है वो उसमें नहीं आता है, वरना तो आता ना. तो इसलिए तो आपने अच्छा साइंस समझ आने की बाड़ी. साइंस वो नहीं मिस बॉलर कहते हैं कि मैन इज अ साइंस. तो साइंस समझ आ गई कि आपने स्विच क्यों किया. आप थोड़ा सा उसको स्पेस लेने के लिए space, I wanted space. But किधर के necessity ना मेरी तो in search of liberty, a man can travel anywhere in the world as Vasco da Gama did. Supposedly he was seeking something else. Then जैसा वो कहते हैं in search of liberty we did it. सही. अच्छा सर, आपके जो ज़्यादातर आंसर्स होते हैं वो अब आपकी क्रिटिसिज्म ये भी है कि जो सिविल सर्विसेज में लोग आते हैं, मैं ब्यूरोक्रेसी को वर्ड को आप छोड़ देता हूँ, सिविल सर्विसेज में जो लोग आते हैं वो प्योर साइंसेस से भी बहुत सारे लोग होते हैं और MBBS करके इंजीनियरिंग करके. अब ये अंडरस्टैंडिंग जो है, जैसा कि हम एक बात कर रहे हैं कि ह्यूमन नेचर में या ओवरऑल क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, किसी चीज़ को रेगुलेट करना है, जैसा कि आपने बताया कि पुलिस का क्या फंक्शन है या जो रेवेन्यू वाले हैं उनका क्या फंक्शन है, किस तरह से वर्क करते हैं, और वो एक दूसरे के साथ जो पावर प्ले का एक एलिमेंट होता है वो कैसे चल रहा होता है. तो ये चीज़ें अब वेरी कर रही होती हैं, या ये चीज़ें जो हैं वो प्रिडिक्टेबल हो सकती हैं, सपोज की जा सकती हैं, प्रोबेबिलिटी हो सकती है. इसमें कुछ वो नहीं होता जो प्योर साइंसेस में जो होता है कि 2 + 2 = 4, जो आप कह रहे थे थोड़ी देर पहले ऑफ द रैकेट. तो उन लोगों को कैसे इस चीज़ को समझाने के लिए आप क्रैश कोर्सेज अगर कराएं तो क्या उस चीज़ के थ्रू ये मसला हल हो सकता है? उसमें इसके लिए मैं सोचता हूँ वो ये है कि प्रोफेशनलिज्म, कि जो बंदा जिस चीज़ के लिए उसकी मेंटल कंस्ट्रक्शन हुई है, जो नॉलेज है ये एक जहन की कंस्ट्रक्शन करता है. तो जिस कंस्ट्रक्शन के लिए, जिस पर्पस के लिए कंस्ट्रक्शन हुई है, उसको वो काम सौंपा जाए. अब उसको उसमें वो चार्म नहीं है तो उसके लिए उसमें वो चार्म क्रिएट किया जाए. ठीक है, फ़र्क तो चार्म का ही है ना, जो सो गॉड पर्क्स एंड प्रिविलेजेस का है उसी का फ़र्क है ना. तो जिसको जिस काम के लिए जिसका मेंटल अपब्रिंगिंग हुई है वो काम करे. ठीक है, जिसके लिए नहीं हुई वो काम ना करे.
फॉर एग्जांपल जिसका शुरू से ही लीगल एक बैकग्राउंड है, वो लॉ की एप्लीकेशन, उसकी इंटरप्रिटेशन। अब जो फ़र्क है एक साइंटिफिक माइंड में और एक जो सोशल साइंसेस का Humanities में। उसमें फ़र्क ये देखें कि आप सर्वे कर लें, जितने भी सोशल प्योर साइंसेस वाले होंगे, वो जो टेक्सचुअल अप्रोच होती है लॉ की, उसको ज़्यादा फॉलो करेंगे। दे बिलीव इन ऑर्डर्स, वट एवर इट कम्स वी हैव टू फॉलो इट। जो दूसरे होते हैं वो उसकी इंटरप्रिटेशंस पे जाते हैं कि वी हैव टू इंटरप्रेट दिस लॉ लिबरली, टेक्सचुअली और हिस्टोरिकली और नीड बेस्ड। तो ये फ़र्क होता है। तो उसको बदलने के लिए यही है कि जिस पर्पज़ के लिए आप किसी को रिक्रूट कर रहे हैं उसकी मेंटल अपब्रिंगिंग, तो फिर इसको ख़त्म कर दीजिए एजुकेशन सिस्टम को ना। अगर आपने प्रोफेशनलिज्म लेके नहीं आना तो फिर क्या ज़रूरत है इतना वो माइंड्स को डेवलप करने की, कि अगर सबसे आपका जो प्राइम फंक्शन है उसको आपने उसमें अप्लाई नहीं करना। ठीक है जी। फिर तो डिफरेंट फील्ड्स का क्या फ़ायदा ही क्या है कि जो एक्सपर्टीज़ हैं जिस फील्ड में, अगर हाँ जैसे आप रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में आप वो बेसिक चीज़ ही वो इग्नोर कर रहे हैं, जी yes. तो फिर तो आप समझ लें कि उसको कोई फ़ायदा ही नहीं है जो आपने उसको जिस फील्ड में एक्सपर्ट बनाया है। अरे इसमें बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि बंदा करता है MBA करता है, रखता वो पॉलिटिकल साइंस है और एजुकेशन उसकी हो जाती है इसमें पोस्टल सर्विस में, तो किधर से वो प्रोफेशनलिज्म आना है? यानी एक बंदे ने 16 साल से जिसकी जो कंस्ट्रक्शन हुई है उसको आपने इग्नोर करके आपने जो ट्रेनिंग करानी है 6 महीने की, साल की, आप उसको प्रेफर करें। तो क्यों ना, अगर इतना ही बेहतरीन है आपकी वो ट्रेनिंग, तो क्यों ना वही कोर्सेज वही स्ट्रक्चर हम यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर दें, ताकि जो 4 साल में जो हम सीख रहे हैं उसको हम 6 माह में सीख लें। जी 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 बिल्कुल। जी, ये कंट्राडिक्शन है ना। तो चैलेंजेस कहाँ पे हैं इस चीज़ की इम्प्लीकेशंस में, या इसको पता नहीं। अब हम और आप बात कर रहे हैं, तो जो सो कॉल्ड जो इसके ऊपर हैं, जो हमारे इसमें जो इन चीज़ों को देख रहे होते हैं पॉलिसी बनाने में या उसकी इम्प्लीकेशंस में, इम्प्लीमेंटेशन में सॉरी, तो वो उनको नहीं पता कि इस चीज़ को होना चाहिए। आई थिंक दे नो दैट। यही फ़र्क है। लोग जब कहते हैं ना कि यार ये आप अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो, ये सबको पता है, काम कब करना है इस पे। बेसिकली लोगों को पता ही नहीं कि स्ट्रक्चर क्या है। ये सबको पता है कि करप्शन होती है, करप्शन होती कैसे है, ये जब पता होगा तो फिर ही वो उन चीज़ों को, उन सुराखों को बंद करेगा ना। तो जो डिबेट है वो सबको पता है कि डिलीवर नहीं हो रहा, लेकिन क्यों नहीं डिलीवर हो रहा इस पे डिबेट नहीं हो रही। एक बंदा कह रहा था ब्यूरोक्रेसी वर्क नहीं कर रही, वो और बात है। एक बंदा कह रहा है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ प्रोफेशनलिज्म, इंक्लूसिवनेस एंड डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है। वो पहली बात हर एक बंदा कह रहा है, ये दूसरी बात है ये कितने लोग कह रहे हैं। तो बेसिकली जब हम डिबेट करते हैं उससे नैरेटिव डेवलप होता है। नैरेटिव जो है ना पॉलिटिकल एसेट में डेवलप होता है, वो पॉलिटिकल कैपिटल में डेवलप होता है, फिर वो इन द एंड लेजिस्लेशन बनती है जिससे सारा का सारा स्ट्रक्चर तब्दील होता है। तो हम अभी डिबेट से आगे नहीं गए। हमें ये बिल्कुल नहीं कहना चाहिए कि लोगों को पता है, लोगों को अभी हम उस स्टेज पे नहीं आए कि जहाँ करना है। अभी हमें लोगों को बताना है कि यार ये इस तरह हो रहा है। मैं अकेला चेंज नहीं कर सकता। तब्दीली जो है हमेशा, या कोई भी रिफॉर्म हमेशा पब्लिक प्रेशर से आती है, पब्लिक नीड से आती है। तो जब तक पब्लिक को अंदाज़ा नहीं है कि उनका जो रेवेन्यू का मसला है उसका असल वो किधर से खराबी आ रही है, तो उसको रिफॉर्म करने के लिए डिमांड नहीं कर सकेंगे। वो उसको पॉलिटिकल डिबेट का हिस्सा नहीं बनाएंगे। तो हमें लोगों को पहले बताने की ज़रूरत है। ये बिल्कुल गलत है कि लोगों को पता है, मतलब हमें वी नीड टू टेल पीपल इट्स द फर्स्ट स्टेज। और बेसिकली जो एनलाइटनमेंट थी, जो रेनेसांस था, वो सारी की सारी डिबेट्स थी जो ओपन भी हो रही थी। और जो ग्रीक फिलॉसफी है वो भी डायरेक्टिक है ना, कि खुल के बात करो, जो मर्जी आपके जहन में आता है, थिंक वाइडली। तो लोगों को स्पेस प्रोवाइड की जाए। मैं तो बिलीव करता हूँ कि इन्वेस्टमेंट इन फ्री थिंकिंग होनी चाहिए।
थिंक टैंक का जो कंसेप्ट था वो यही था कि कुछ लोगों को सेपरेट कर दिया जाए कि वो एनवायरनमेंट को दूर से बैठ के देखें कि एनवायरनमेंट में जो काम हो रहा है उसमें वो क्या हो रहा है, तो उसमें कोई बेहतरी आ सकती है कि नहीं। क्योंकि जो बंदे उस एनवायरनमेंट के अंदर हैं वो काम कर रहे हैं लगातार, उनको नहीं समझ आ रही कि जो काम कर रहे हैं इसको करने का कोई अल्टरनेटिव वे भी है कि नहीं। जिस तरह एक कोल्लू का बैल होता है, उसकी आंखों में पट्टी बंदी है, वो 24 घंटे काम कर रहा है। बाहर बैठा जो बंदा है वो देख रहा है कि यार इसकी रस्सी को कम कर दिया जाए, इसकी आंखों से वो हटा दिया जाए तो इसकी जो एफिशिएंसी बेहतर हो जाए। तो इसलिए हमें वी नीड टू इन्वेस्ट इन थिंकिंग। नहीं, अगर थिंक टैंक्स जो हैं वो इंस्टीट्यूशन स्पॉन्सर कर रहे हों तो फिर कैसे आप कहेंगे कि फ्री थिंकिंग को प्रमोट किया जा रहा है? किसी ना किसी का कुर्बानी देनी है, सेक्रीफाइस करना है। तो अब ये देखिए हम खाने के लिए तो स्पॉन्सर कर देते हैं, इतने लोग हैं वो खाने के लिए आपको वो दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को थिंकिंग में भी कुछ चैरिटी देनी चाहिए। सोच के लिए भी सदका जो है ना वो जायज़ है। चाहे अब इस्लाम किसी भी रिलीजन की बात करें, सोचने के लिए भी सदका दिया जाए। खाना उसकी ज़रूरत, खाने की ज़रूरत है वो 8 घंटे की ज़रूरत है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगी, फिर दोबारा आ जाएगी। जो सोचने की ज़रूरत है वो आप उस 8 घंटे में जो आपने कैपिटल उसको खिलाया, वो सोचने वाले को 8 घंटे में आप वही दें तो वो अगले 8 दिन के लिए सोच लेगा कि खाने में कैसे मैनेज करना है, किधर से पैदा करना है। तो 8 घंटे की बजाय आप 8 दिनों वाले काम में इन्वेस्ट कर लेंगे। सही कह रहे हैं। तो सर ये जो है इस तरह से हमने बात की कि जो सोशल साइंसेस वाली, हम उसी बात पे दोबारा आते हैं कि जो सोशल साइंसेस के लोग हैं अब पाकिस्तान में, मुझे ये बताएं कि क्या इंसेंटिव क्या है मेरे लिए, क्या इंसेंटिव है अगर मैंने एक सोशल साइंसेस को पढ़ा है या कोशिश की है पढ़ने की, और अब मेरी अंडरस्टैंडिंग जो है बाकी लोगों से एक डिफरेंट वे से है। मैंने कुछ थ्योरीज़ पढ़ी, थ्योरीज़ के अलावा नहीं तो मेरी एक अगर ऑब्जर्वेशन है उसी वे में ही मेरी एक ऑब्जर्वेशन बन गई, मैंने चीज़ों को एक डिफरेंट तरीके से अब मैं देख रहा हूँ। लेकिन इसमें मेरे पास क्या इंसेंटिव है? क्या मैं कल को, अब थिंक टैंक्स भी तो यहाँ पे लिमिटेड हैं और यहाँ पे और कुछ बहुत सारे मसाइल हैं, जॉब्स के इश्यूज़ हैं, तो कैसे मैं इस चीज़ से, इस लूप से ही कैसे निकलूँ कि जाके मैं एक अलहदा बैठ के अपने लिए ये चीज़ें सोच रहा हूँ या सोसाइटी के लिए सोच रहा हूँ या लोगों की अवेयरनेस के लिए मैं काम करूँ? सारी जो सब्जेक्ट्स हैं, सारे जो एवेन्यूज़ हैं एजुकेशन के, वो सारे खाने पीने के लिए नहीं होते। कुछ एवेन्यूज़ हमने सोसाइटी को तब्दील करने के लिए रखे हुए। जैसे आपने कहा कि कैसे मुझे अपना वो इंसेंटिव मिलेगा, तो इसी चीज़ की मैं बात कर रहा कि उसमें इन्वेस्ट किया जाए, सोशल साइंसेस वाले लोगों में इन्वेस्ट किया जाए, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जाएँ, मैक्सिमम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जाएँ, प्रोफेशनल उनके लिए एक लाइन क्रिएट की जाए, ताकि उनके लिए ये जो है कि मैं सोशल साइंस पढ़ के मुझे रिजल्ट का मसला होना है, मेरे खाने पीने का मसला होना है, इसमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। कि आप एक तेल को सब्सिडाइज करने के लिए इसमें को 1500 लोग एम याशी के लिए घूमने थे, उसमें आप सब्सिडी दे रहे हैं, तो इस काम में इसमें सब्सिडी देना शुरू करते हैं। ये जो बच्चे ब्रिलियंट हैं सोशल साइंसेस में हैं, उनको जिस तरह आपने ये स्टार्टअप का सेटअप है, तो स्टार्टअप थिंकिंग के लिए भी क्यों नहीं हो सकता? एक कंप्यूटर चिप बनाने के लिए स्टार्टअप हो सकता है। वाई कांट वी इंश्योर स्टार्टअप्स फॉर फिलोसफर्स, थिंकर्स? तो इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये ज़्यादा डिविडेंड देता है। जो वेस्ट की जो चले उन्हें मटीरियली तो उन्होंने कर लिया साइंस की वजह से, लेकिन जो उनका आर्डर है, जो उनका रूल ऑफ लॉ है, जो उनकी कंप्लायंस है, जो उनकी क्रिटिकल थिंकिंग है, इंक्लूसिवनेस है, को एग्जिस्टेंस है, वो किधर से आई है? बेसिकली उस पे उन्होंने बहुत पहले काम किया था, उस पर उन्होंने इन्वेस्ट किया था बहुत ज़्यादा। तो हमें भी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, बच्चों को इन्वेस्ट करें इसमें, पैसे लें। सोचने के लिए हमें चैरिटी देने की ज़रूरत है कि यार ये लोग पैसे जाकर सोचो। अच्छा, सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम्स हैं उस पे भी आपकी क्रिटिसिज्म मिलती है। बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं कि सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स जो हैं वो, जैसा कि एक चीज़ है, लेट्स से कि अब सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स में कभी ह्यूमन राइट्स वाला जो करंट अफेयर्स है उसमें ह्यूमन राइट्स का कभी जिक्र नहीं आता। तो आप समझते हैं कि बीइंग अ सिक्योरिटी स्टेट वो चीज़ वहाँ पे ह्यूमन राइट्स हमारे कॉम्प्रोमाइज़ हैं, या
इस चीज़ को बैलेंस कैसे किया जाए कि हम एक सिक्योरिटी स्टेट रहते हुए ह्यूमन राइट्स को भी एक, या तो वो इंक्लूड भी करें हमारे अपने कोर्सेज में, हमारे बच्चों को भी थोड़ा बहुत पता चले कि हमने कहाँ कहाँ पे, वो कहते नहीं है कि कहाँ कहाँ पे हमने कांड किए हैं, तो इस चीज़ से क्या चीज़ है जो हमें रोके हुए है? बेसिकली जो इस्टेब्लिश्ड ऑर्डर होता है ना, वो कोशिश करता है कि जो रियलिटी है वही वो जो कंस्ट्रक्ट की जाती है, फिर वही कंस्ट्रक्शन कंप्लायंस क्रिएट करती है, कंफर्मिटी क्रिएट करती है। तो वो एक नेचुरल उनकी ख्वाहिश होगी कि हम वही दुनिया दिखाएं जो इसको शूट करे। जो अपोजिट एंगल दिखाना चीज़ों का, वो इसलिए भी ज़रूरी है, उन्हीं के लिए भी ज़रूरी है जो इस्टेब्लिश्ड है, कि उनको अपनी इस्टेब्लिश्ड चीज़ के लिए बेहतर और इस्टेब्लिशमेंट मिल जाएगी, कि जुल्म का नया तरीका मिल जाएगा, इसलिए उन लोगों को सोचने और अल्टरनेटिव एंगल दिखाएं, ये उनके लिए बेहतर है। ठीक है, कि मतलब जालिम को सोचने के लिए बंदे रखने चाहिए कि जुल्म के नए तरीके उधर इन्वेस्ट करे। अब वो पुराने हो चुके हैं, पुराने तरीके पुराने हो चुके हैं, अब लोगों को उसके लूप होल्स जो हैं और उनकी जो डिकोडिंग हो चुकी है, डिकोडिंग, तो वो इन्वेस्ट कर रहा है, वैसे उसने समझदार है, वो इन्वेस्ट कर रहा है इन चीज़ों में, इसलिए तो आप लोगों को ये जो कॉम्प्रोमाइज्ड थिंक टैंक्स होते हैं वो हमको मिलते हैं। कि ये डेमोक्रेसी की भी एक खूबसूरती है कि जालिम को भी मेहनत करनी पड़ती है लोगों की ज़हन साजी के लिए। बादशाह में ये होता है कि उसको ज़हन साजी करने की ज़रूरत नहीं है, उसको इतनी मेहनत करने की बादशाह को ज़रूरत नहीं होती, लेकिन डेमोक्रेसी में जो अथॉरिटेरियन है उसको ज़हन साजी करने की ज़रूरत है। तो हम कब फिर मार्शल लॉज जो हुए हैं उनकी हिस्ट्री को अपने हिस्ट्री में इंक्लूड करने लगे? क्या हमने उनसे सबक सीखा है या नहीं? मैं जब कभी कोई मुझसे कोई डिस्कस करता है इस तरह की चीज़ें, तो इसमें ये है कि हम उस रियलिटी को अपनी जो इन्वायरमेंट है उस तक तो कंटेन कर सकते हैं। अब कश्मीर जो नैरेटिव है, अगेन आई एम नेमिंग द नेम्स, एक जो ख़ास मसला है उसका जो आपने वर्जन बताया है वो आपके इन्वायरमेंट से खाली कनेक्टेड नहीं है, वो बाहर वाला इन्वायरमेंट अपोजिट पार्टी से भी कनेक्टेड है। आप चाहते हैं कि आपने बाहर बंदा भेज रहा है नेगोशिएशंस के लिए, लेकिन उसको जो आप रियलिटी दिखा रहे हो सिर्फ अपने एनवायरनमेंट की दिखा रहे, तो किधर वो आपके ही नज़रिए को डिफेंड कर सके या कर सकेगा अगर उसको अल्टरनेटिव रियलिटी जो अगले किया उसका ना पता हो। तो ये आपके लिए ही बेहतर है। सही कह रहे हैं, इंटरेस्टिंग। हाँ ना, ये कि बाहर भी तो देखो ना, मैंने जब इस मुल्क की नुमाइंदगी, इधर तो मैं चल जाएगा मेरा वो वाला नैरेटिव, जी ये हो रहा है वो हो रहा है तो इसके पीछे अमेरिका ये वो, लेकिन जब मैंने जाके रिप्रेजेंट करना है इंटरनेशनल फोरम पे, जब मैंने इस तरह की बात करनी है तो आई विल लूज माई केस, मैं अपना केस जो ना उसको हार जाऊँगा। वो इसलिए कि मेरी अपब्रिंगिंग उन आर्गूमेंट्स पे, उस फिलासफी पे हुई है कि जो बाहर जाकर फील हो जाने, क्योंकि ये तो एप्लीकेबल, ये सिक्का इसी शहर में चलता है, तो ये तो बाहर चलना ही नहीं। आप खोटे सिक्के भेजेंगे बाहर जो आपकी इधर तो चलते हैं, फिर यही होना है कि आपकी जो ना उस मार्केट में उस केस में आपकी शिकस्त हो जाती है। अच्छा, एक और चीज़ है कि अब हम ह्यूमंस आर पॉलिटिकल, और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं वो दे आर ह्यूमंस टू। हाउ कैन हिम जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो ए पॉलिटिकल हो सकते हैं, जबकि अब ये भी बात की जाती है ना कि उनको ए पॉलिटिकल रहना चाहिए। आपकी स्माइल ने जवाब तो दे दिया, लेकिन फिर भी आप बताएं। इसमें ये है कि जो पॉलिटिक्स है ना, ये मेजर पार्ट है किसी भी इंसान की। देखिए मैं जॉब कर रहा हूँ, मुझे फ़र्क पड़ता है कि पेट्रोल की प्राइस क्या है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मुझे फ़र्क पड़ता है कि कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा जब मैं सड़क पे जाऊँ। मुझे फ़र्क पड़ता है कि वो लॉ किसने बनाना है। मैं तो 8 घंटों के लिए मेरा अपने बॉडी उधार ली है, वो भी बॉडी का एक ख़ास पोर्शन, जो मेरी सोल है, जो मेरी रूह है, वो तो आपने हायर ली ना कि उससे उसको तो इम्पेक्ट होना है ना एनवायरनमेंट से। तो एनवायरनमेंट क्रिएट करना है पॉलिटिक्स ने। तो किस तरह ये एक ज़्यादती है कि आप उसको कह दें, लेकिन इसके दूसरी तरह इसको आप कर सकते हैं कि आप पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बिल्कुल होल्ड करें, लेकिन वो आपकी डिसीजन मेकिंग को इम्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। हमारे पास चूँकि उस चीज़ को गेज करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है, इसलिए हमने उस सिरे से उसको बैन ही कर दिया कि अ पर्सन कैन नॉट बी पॉलिटिकल।
मेहनत करनी पड़ती है ना उसको मैकेनिज्म को डेवलप करने में, जो जज कर सके कि अ पर्सन वाइल होल्डिंग अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इज नॉट कंप्रोमाइजिंग हिज और हर डिसीजन मेकिंग। इसको गेज करने के लिए एक निज़ाम बनाना है, बड़ा कॉम्प्लेक्स निज़ाम होता है, तो वो हमारे पास है नहीं, उस पर हम मेहनत नहीं करनी। तो हम ये एक्सीडेंट बचाने के लिए हम ये कह रहे हैं कि आज से गाड़ी ही बाहर, ठीक है। so it's impossible. A person can never be apolitical, and he or she should not be. लेकिन वो उसकी डिसीजन मेकिंग में नहीं करना चाहिए। उस वक्त में जब उसको हायर किया गया है, उसको उन्हीं रूल्स और प्रोटोकॉल्स के मुताबिक चलना चाहिए। जो ये बेसिकली कहते हैं ना कि हमारे पास जो है ना डिसिप्लिन लेट पहुंचा है। अभी लोग डिसिप्लिन को भी वो देर के आगे निकल गए हैं। अभी तक हम, यानी एक फिलॉसफी है ना, एक चीज़ हमारे पास पहुंचती है, अभी मोबाइल हमारे पास ये पहुंचे अभी, लेकिन जो अगली दुनिया है उसके पास इसको तोड़ने का, यानी इसको डिस्क्रेडिट करने की भी थ्योरी आ गई है। लेकिन अभी तक हम इससे जुड़े हैं। मोबाइल इज़ वेरी गुड, डिसिप्लिन इज़ वेरी गुड, एवरी लॉ इज़ रिस्पेक्टेबल, एवरीथिंग इज़ रिस्पेक्टेबल, लॉ बेस्ड सिस्टम होना चाहिए। जिस तरह वो एक बंदे ने मिशन फोकस ने पूरी की पूरी बुक लिख दी है डिसिप्लिन पे। तो अभी तक हम डिसिप्लिन को एज ए सेक्रेड स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन बिलीव किया हुआ है। दुनिया तो इसको धेड़ के आगे निकल गई है। तो हमें इतना स्टेट को इतना सेंसिटिव नहीं होना चाहिए छोटी छोटी चीज़ों से। स्टेट इज़ अ बिगर एंटिटी, उसका लार्ज हार्टेडनेस उसकी बेहतरीन वो होती है पॉलिसी स्टेट की। तो इसलिए स्पेस देनी चाहिए डिसएग्रीमेंट की, अल्टरनेटिव रियलिटीज़ की, अल्टरनेटिव वर्जन्स की, which you are providing। लेकिन जो ख़ास इंस्टीट्यूशंस हैं, क्या वो भी पॉलिटिकल हो सकते हैं? या वो पॉलिटिकल तो हो सकते हैं लाइक नहीं, बल्कि उसको पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस तो पॉलिटिकल नहीं हो सकते, या किसी पॉलिटिकल पार्टी की फेवर तो नहीं कर सकते। ये मैं इंडिविजुअल्स की बात कर रहा हूँ। लेकिन अब हम अगर इंस्टीट्यूशंस पे वो चीज़ अप्लाई करेंगे तो वो कैसे अप्लाई करेंगे? पॉलिटिक्स के ना दो, एक कंस्ट्रक्टिव वर्जन होता है, एक सबवर्टिव यानी डीकंस्ट्रक्टिव वर्जन होता है जो सबवर्जन पे बिलीव करता है। जो कंस्ट्रक्टिव वर्जन है मेरे ख्याल में उसको स्पेस देनी चाहिए। और मैं इससे ये मेरा मतलब नहीं है कि आप अलाउ करें, इससे मेरा ये मतलब है कि डिसएग्रीमेंट ये लार्जर पोर्शन है पॉलिटिक्स का, ये वाली चीज़ प्रोवाइड की जाए वाइल वी आर मेकिंग डिसीजंस। पॉलिटिक्स ज़रूरी नहीं पॉलिटिकल पार्टीज़ के ज़रिए होती है। पॉलिटिक्स ये भी होती है कि मैं आपसे डिसएग्री कर रहा हूँ, अल्टरनेटिव वर्जन आपको दे रहा हूँ। तो जब मैं पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ तो मैं इस पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ, मैं डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग की बात कर रहा हूँ। पॉलिटिक्स है ना। तो इस किस्म की पॉलिटिक्स नॉट एफिलिएटेड विद पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिक्स नॉट एफिलिएटेड विद पर्सनैलिटीज, बट पॉलिटिक्स एफिलिएटेड विद प्रिंसिपल्स। उस पॉलिटिक्स में बात कर रहा हूँ कि ये अगर अलाउ की जाए तो जो ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन में जो डिसएग्रीमेंट होता है, एक बंदा एक प्रपोजल को रिजेक्ट करता है, नया प्रपोजल देता है, तो ये पॉलिटिक्स ही है। तो इससे एक अच्छा प्रपोजल सामने आ जाता है। इस पॉलिटिक्स को मैं अलाउ करने की बात कर रहा हूँ। ये मैंने एक जगह वर्ड यूज़ किया, आपने क्वेश्चन पूछा कि देयर शुड बी डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग विद इन ब्यूरोक्रेसी और एन ऑर्गेनाइजेशन। तो उसने मुझे कहा कि अच्छा, तो ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ना अफसर ਜਿਹੜਾ ना इलेक्शनां दे रही हों। मैंने कहा सर इसका ये मतलब है कि जब आप डिसीजन मेकिंग करें तो सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे जूनियर्स हैं, सबॉर्डिनेट्स हैं, लाइन है, स्टाफ है, जो भी उसको अमल दरामद उस पर करें, इनसे पूरी तरह मशवरा किया जाए। उनको ये नहीं मशवरा करना, फिर उनके लिए लीगल स्ट्रक्चर बनाया जाए। फॉर एग्जाम्पल एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि डी पी ओ एज ए सिंगल पर्सनैलिटी शुड नॉट डिसाइड लॉ एंड ऑर्डर पॉलिसी। उसको पूरे का पूरा लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली एस्टेब्लिश्ड एक वो कंसल्टेटिव वो डिसीजन मेकिंग बॉडी, और उसके ज़रिए डिसीजन मेकिंग की जाए। तो ये जब मैं कहता हूँ डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग, मेरा उससे ये मतलब है जिस तरह बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं प्राइवेट उसमें ऑर्गेनाइजेशन में, तो दिस इज़ अ गुड आइडिया। अच्छा सर, ये भी अक्सर कहा जाता है कि
जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं या सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनको ये दिस इज़ द रियलिटी, ये मैं नहीं बात कर या कहा जाता है या कुछ भी, दिस इज़ द रियलिटी कि सिविल सर्वेंट्स या ब्यूरोक्रेट्स को प्रेशर होता है पॉलिटिशियंस से, एमएनए की तरफ से, एमपीए की तरफ से, यहाँ पे सपोज्ड लैंड जो है उसमें। तो ये अब इस चीज़ से फिर आपके पास व्हाट सोल्यूशन डू यू हैव कि इस चीज़ को हम अवॉइड कर सकें? एक ट्रेडिशनल जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थी 1920 और उसमें जो आइडिया था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक लार्जर फिलॉसफी, उसमें ये था कि पॉलिटिक्स और ब्यूरोक्रेसी सिस्टम की डाइकोटमी आनी चाहिए, दोनों डिफरेंट हो। लेकिन जो मौजूदा जो सिस्टम है इसमें सिंक्रोनाइजेशन की बात की जाती है। पॉलिटिकल ओपिनियन होना या पॉलिटिकल कंसल्टेशन बिल्कुल बुरी नहीं, वो स्टेक होल्डर्स होते हैं, वो दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, तो बिल्कुल उनके स्टेक्स होते हैं होने के, उसको स्ट्रक्चर में एक लेके आए। जब हम लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो लोकल गवर्नमेंट का जो ज़िला नाज़म या कोई भी चेयरमैन हम बताते हैं तो बेसिकली उसको हम स्ट्रक्चर में लेके आते हैं, एक ऑर्डर में लेके आते हैं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को या पॉलिटिकल वर्जन को। फॉर एग्जांपल अभी एक पुल बनना है, उसमें जब तक पब्लिक का नुमाइंदा ना हो जो ये बताए कि यार ये पुल आप इधर को बना रहे हैं बजाय इधर को बनाने के आप इधर को बनाएं, तो तब तक वो पुल जो है ना मुकम्मल उसकी ओनरशिप नहीं होगी उस पॉपुलेशन के साथ। हाँ, क्योंकि यू विल हैव द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल जो उसके पास है, अथॉरिटी है। ठीक है, ठीक है। मतलब उस पब्लिक का पैसा लग रहा है, उस पब्लिक की इन्फ्लुएंस होनी चाहिए उसमें। जैसे कि आपने ये बात कर दी कि पॉलिटिकल जो है उसको पॉलिटिक्स और ब्यूरोक्रेसी का क्या रोल है। बेसिकली इस वक्त जो ब्यूरोक्रेसी है दुनिया के किसी खित्ते में, उसमें वो इट्स वर्किंग ऑन इट्स ओन। अच्छा, ऑटोमेशन पे लगा दिया गया। ऑटोमेशन पे लगी हुई है ऑन इट्स ओन, बिकॉज जो गवर्नमेंट है यूनिट लेवल पे वो एब्सेंट है, जो लोकल गवर्नमेंट लोकल बॉडी था वो एब्सेंट है, तो डिसीजन मेकिंग वो तो प्योरली ब्यूरोक्रेटिक नीड्स पे हो रही है इंस्टेड ऑफ पॉपुलर विल पे। अच्छा, तो इससे भी अगला लेवल ये है कि ब्यूरोक्रेसी को पब्लिक सर्विस कहा जाता है। एक पब्लिक सर्वेंट की प्रोग्रेशन में पब्लिक के ओपिनियन की सबसे ज़्यादा तो नहीं लेकिन उसका मेजर रोल होना चाहिए। जो एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स हैं, जो प्रोग्रेशन है उसमें उसकी से होनी चाहिए। अब जब मैं ये इस रिफॉर्म्स की बात कर रहा हूँ, मैं ये वैसे होनी चाहिए तो होती हैं लेकिन ये स्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं है, ये उस PER फॉर्म में खाना होना चाहिए पूरे प्रॉपर तरीके से, और फिर वो जज करे कि आइदर दिस पब्लिक सर्वेंट हैज सर्व द पर्पस और नॉट। कि जब आप जो मेजर जिसके लिए वो बंदा क्रिएट किया उसकी से ही नहीं उसमें, तो इट्स वर्किंग ऑन इट्स ओन ना। वो स्ट्रक्चर हमेशा जो थर्ड पार्टी स्ट्रक्चर हम रखते हैं अकाउंटेबिलिटी या कंट्रोल के लिए, उस स्ट्रक्चर से बाहर, ठीक है, जिस तरह जो ऑडिट का इदारा हम रखते हैं वो इसीलिए रखते हैं कि उस सर्कट से बाहर एक बंदा रखा जाए जो सर्कट को देखे और उसकी जजमेंट कर सके। अब ये ब्यूरोक्रेसी एक पब्लिक सर्विस का सेक्टर है, ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें बाहर से जो जज करने वाले हैं वो पब्लिक हैं। तो पब्लिक किस स्टेज पे जज कर रही है? क्या किसी को रोक सकती है पब्लिक एहतजाज करके? उसकी PER ठीक हो, उसका सारा रिकॉर्ड ठीक हो तो प्रोग्रेशन कर जाएगा, तो ग्रेट है। पब्लिक सर्वेंट का पब्लिक से इम्पैक्ट नहीं है तो कैसा पब्लिक सर्वेंट? बिल्कुल, तो वो तो ब्यूरोक्रेट है ना। तो इसको स्ट्रक्चर में, पब्लिक ओपिनियन को स्ट्रक्चर में लेके आया जाए एट यूनिट लेवल, मैक्सिमम जिधर जिस लेवल तक प्राइमरी सेकेंडरी लेवल तक ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन होता है पब्लिक का, फिर इससे ट्रांसपेरेंसी जो है वो इंश्योर होगी, अकाउंटेबिलिटी का फैक्टर आएगा कि भाई एक बंदा है। फॉर एग्जांपल लेट्स से जो मेन बहुत बड़ी कंपनीज हैं, अगर कॉरपोरेट से हम लोग, वो कॉरपोरेट आर द बिग माइंड्स, उनसे भी तो हम लोग इंस्पायरेशन नहीं लेते ना। मैं कहता हूँ कि एक गूगल है, गूगल ने इंट्रोड्यूस कराया गूगल माई बिजनेस, उसके थ्रू भी वहाँ पे भी इवन रेटिंग्स हैं कि आपका बिजनेस आपने रजिस्टर किया ना तो वहाँ पे बिजनेस को रेटिंग्स मिलेंगी। तो व्हाई डोंट द पब्लिक सर्वेंट्स, उनकी ACR में वो रेटिंग्स चली जाए? ये लीगल स्ट्रक्चर के जरिए इसको इंसर्ट किया जाए ताकि ये डिस्क्रिशन पे ना रहे, पूरे स्ट्रक्चर का हिस्सा बने, ताकि उस पब्लिक सर्वेंट वो ब्यूरोक्रेट उससे भाग ना सके। हाँ बिल्कुल। यानी इस लेवल तक इसको इंश्योर किया जाए। फॉर एग्जांपल
जो 2002 का पुलिस हडअप था, उसमें पब्लिक ओवरसाइट कमेटीज़ थी, पब्लिक सेफ्टी कमीशंस थे, जो कि एक थर्ड पार्टी वैल्यूएशन होती है। तो वो एक किसी हद तक एक ब्लूप्रिंट हो सकता है, अच्छा एक वो यानी फिलॉसफी उसकी अच्छी थी थोड़ी सी, तो उससे हम आइडिया लेके उसको डेवलप कर सकते हैं। यानी मैं अगर आपको साबित कर रहा हूँ तो आपका मुझ पे असर ज़रूरी है। यू शुड कंट्रोल मी इफ़ आई एम सर्विंग यू। हाँ, किसी न किसी वे से तो होना चाहिए ना कि अकाउंटेबल तो हो आप। जी, आप मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते। मैं आई एम वर्किंग, मेरी ऑर्गेनाइजेशन जो मेरे ही पेटी भाई हैं, जो मेरे ही है, वो डेफिनेटली वो तो मुझे करेंगे। ये एक स्ट्रक्चर होता है कि हर एक बंदा अपने जैसे बंदे को सपोर्ट करता है। नेचुरल चीज़ आ जाती है। ये मैक्सिमम होना चाहिए, और ये बिल्कुल एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। जिस तरह कि एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है इधर, उस स्ट्रक्चर में इनपुट आए पब्लिक की लाज में, वर्किंग में भी, प्रोग्रेशन में भी, उस स्ट्रक्चर की रिफॉर्म्स में भी। तो तब हम इसको, इसे कहते हैं हम डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द सर्विस। ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक मैनेजमेंट और पब्लिक सर्विस, इनमें बहुत फर्क है। इसीलिए फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कहा जाता है, इसीलिए प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन कहा जाता है। उसे प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं कहा जाता? फिलॉसफी ये होती है कि पब्लिक सर्विस इज डिफरेंट थिंग, सर्विस इज डिफरेंट थिंग, एडमिनिस्ट्रेशन इज डिफरेंट थिंग। सर्विस में पब्लिक का फीडबैक आता है, एडमिनिस्ट्रेशन में उसका नहीं आता। एडमिनिस्ट्रेटर जो है ना, वो ऊपर से कंट्रोल कर रहा होता है, जो सर्वेंट वो सर्वेंट्स को कंट्रोल कर रहा होता है। हाँ जी, जो सर्विस है वो नीचे से ऊपर को जाती है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ऊपर से नीचे को आती है। तो ये पूरी की पूरी फिलॉसफी, और इस तरह की डिबेट्स जो है ना, ये सिर्फ थिंक टैंक्स में नहीं होनी चाहिए, चौकों चौराहों में होनी चाहिए, ये कॉलम्स में होनी चाहिए। ये नहीं होनी चाहिए कि नवाज शरीफ आ रहे हैं या फलाना कोई पॉलिटिशियन जो है वो जेल में रिहा हो रहा है। तो अक्सर न्यूज़ तो हमारे यहाँ तो ये चल रही होती है ना, नैरेटिव। मैं नहीं, आप खुद अपने ऊपर ले रहा हूँ। एक मैं कमेंट कर ही नहीं सकता। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा सर, एक ये तो हो गया, जो ब्यूरोक्रेसी है, सिविल सर्वेंट्स हैं, इनको एक कॉन्स्टिट्यूशन में रहते हुए कैसे ये किया जा सकता है कि जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल जो फोर्सेस हैं वो प्रेशर्स डालती हैं डिफरेंट टाइम में। पाकिस्तान की अगर एग्जांपल दें तो डिफरेंट टाइम्स एंड डिफरेंट तरह के प्रेशर्स डाले गए। इवन हमारे कुछ इंस्टीट्यूशंस पे अभी भी रहता है, पुलिस पे रहता है। अगर देखें रिसेंट इवेंट्स जो हैं, अब एक हाइपोथेटिकल स्टेट की बात, हाइपोथेटिकल सपोज इज लैंड है, ठीक है, तो उसमें प्रेशर्स रहता है जो आपके नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल जो हैं वो उनकी तरफ से, अनकॉन्स्टिट्यूशनल फोर्सेस की तरफ से। तो ये कैसे अवॉइड किया जा सकता है? यानी कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे मैकेनिज्म डेवलप किया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे, ब्लॉकेट के तौर पे, हाँ, कि चेक हो कि यहाँ पे ये आपका, ये आप पे चेक है, और ये जो है सिविल सर्वेंट पे चेक है कि ना वो अपनी लाइंस जो हैं वो क्रॉस किया कर सकता है, ना जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल फोर्सेस अपनी लाइन क्रॉस कर सकती हैं। पहले कॉन्स्टिट्यूशन में ही देख लें कि उस जो कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने लिए कोई रास्ता रखा हुआ है कि अगर इन केस में मुझे कोई मारने आए तो क्या किया जाए। रखा हुआ तो है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं होता ना। आप ये तो वो सिर्फ वो जो उसने रखा है, वो कहा कि अगर कोई बंदा मुझे मारे तो उसको ये सजा देनी है। उसने ये नहीं बताया हुआ कि जब वो मारने आए तो उसको कैसे रोकना है, वो नहीं बताया। समझ रहे हैं ना आप? ठीक है, वो तो आफ्टर द एक्शन उसने बताया हुआ है कि ये काम करना है, कि जब मुझे मार दिया जाए तो उसके बाद ये काम करना है। उसने ये मैकेनिज्म नहीं बताया कि जब मुझे कोई मारने आए, मेरे दरवाजे पे आ जाए, तो मेरे हमसाए या मेरे मोहल्ले वालों ने क्या करना है। उसके पास तो बंदूक होती है, वो तो मार देगा। वो जो बंदा है वो सबका नुमाइंदा है, वो जो एंटिटी है, वो डॉक्यूमेंट है, वो सबकी साझी वो चीज़ है। अगर वो सब मिलके उसको नहीं, लेकिन सबके पास बंदूक नहीं है ना सर। कुछ लोगों के पास बंदूक है जो कि मार देते हैं उसको, तो फिर उसके बाद चलें हम आते हैं कि अब उसकी क्या, उसके लिए जिसने मारी है उसको बंदूक, तो उसको बचाया जाए। ये आम बिल्डिंग में ना
उसकी बिल्डिंग में ईंटों के दरमियान जो ना सीमेंट लगता है, और जो नेशन बिल्डिंग है उसमें ईंटों के दरमियान फोन लगता है। ये फ़र्क है। अगर आपने नेशन बिल्डिंग करनी है तो ईंटों में सीमेंट नहीं आना, ठीक है। ये तो फिर झोंपड़ी में रहे। चले लेकिन वो क्या आप समझते, आप क्या मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि ये किया जाए कि वहाँ पे पहले ही उसको बचाने की कोशिश की जाए, ये ना हो कि मर जाए तो तब उसके बाद हम उसके लिए उसका वो कर रहे हो कि जिसने ये काम किया है। मैं घर में रह रहा हूँ, मुझे खतरा है बाहर से, तो मैं बाहर अपने घर के लिख के लगा देता हूँ कि जब 10 बंदे गने लेके मेरे घर के बाहर आ जाएं तो मेरे हमसायों को मैं अलाउ करता हूँ और उनको रिक्वेस्ट करता हूँ, उनकी जिम्मेदारी लगाता हूँ कि वो उन 10 बंदों को रजिस्ट करें। अगर नहीं करेंगे तो इतना ही लिखना है कि वो उसको रजिस्ट करेंगे, नहीं करेंगे तो लगने जाते हैं। ठीक है। तो हम ये कर सकते हैं हमेशा, कोई भी अल्लाह ताला ने पुराने पाक लिखा है तो उसने फिर उसने बता भी दिया है। मैं रिलीजियस एग्जांपल्स तो नहीं देता, लेकिन एक वो मैकेनिज्म रखता है कि इस किताब का ये मैकेनिज्म होगा, इसकी सिक्योरिटी, इसकी इम्प्लीमेंटेशन का और इसकी वायलेशन का। तो इसी तरह हर डॉक्यूमेंट, हर चीज़ का एक मैकेनिज्म उसी उसमें मेंशन किया जाना चाहिए। इतना मतलब लगता है एक एक एक्शन लें, एक लेजिस्लेटिव एक्शन की बात, तो ये करना पड़ेगा। अच्छा सर, पब्लिक सर्वेंट्स की जो सैलरी है, सैलरी का भी कहा जाता है कि ये सैलरी बहुत कम है, तो इस चीज़ को कैसे इंश्योर किया जाए कि उनकी जो वही जो इंसेंटिव्स की हम बात कर रहे थे कि जो इंस्पायरेशन वो लेके आते हैं शुरू में, वो उसको इंसेंटिव भी नहीं मिलता, वो उनकी इंस्पायरेशन भी जो है वो डाई आउट हो जाती है जिस तरह से वो सर्विस का सोच के आते हैं, तो फिर वो प्रोटोकॉल भी नहीं मिलता। ठीक है, तो ऑब्वियसली वो फिर करप्शन की तरफ जो उनका एक नेचुरल स्टेप है वो उस तरफ लेते हैं। या अब मैं कहूँ कि मैं जाता हूँ एक सिविल सर्विसेज में और मैं खेलता हूँ स्क्वाश, तो वहाँ पे मुझे कहा जाए कि यार गोल्फ खेला करो, और गोल्फ में जो मुझे वहाँ पे मेरी जो पीआर बनेगी वो बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ बनेगी, फिर मैं उनके साथ अपनी वो बेसिक पे तो नहीं रह सकता। ठीक है, मुझे तो एक रीवो चाहिए, रीवो के बाद बहुत बड़ी गाड़ियाँ, प्रोटोकॉल चाहिए। ठीक है, तो वो तो फिर मेरी एक नेसेसिटी बन जाएगा। तो इस चीज़ को कैसे इंश्योर किया जाए कि उनकी इंस्पायरेशन ना ख़त्म हो सर्व करने की लोगों की? अरे इसमें दो चीज़ें हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारी चीज़ें आएंगी पब्लिक प्रेशर से ये तब्दील है। अब पब्लिक को एक चीज़ तो पता है कि ब्यूरोक्रेट्स जो है ना उनके पास प्रिविलेजेस होते हैं, लेकिन उनको विद इन स्ट्रक्चर का नहीं पता कि किन के पास कुछ नहीं होता। तो हॉस्टल वालों के पास कुछ नहीं होता। तो इसमें ये है कि वो उनको अवेयरनेस आएगी, फिर वो उस स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए वो बात करेंगे। तो जो हमने इंफॉर्मेशन ब्लॉकेट लगाया हुआ है ना, उनको बिल्कुल उड़ा देना चाहिए। इसीलिए शोर किया जाता है, कोहराम मचाया जाता है कि आप लोग पता चले, फिर आप लोग इसको तब्दील कर सकोगे। तो दो साइडें हैं। पब्लिक की भी बात ठीक है कि कई ऐसे इदारे, ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं कि जो सक कर रहे हैं रिसोर्सेज को, और उसी रियलिटी में एक और रियलिटी है कि कई ऐसे हैं जो सरवाइव कर रहे हैं। तो पब्लिक को ये पता होना चाहिए कि कौन सरवाइव कर रहे हैं, उनको क्या इंसेंटिव देना है, कौन जो है ना सक कर रहे हैं, उनसे क्या चीज़ हमने लेनी है। प्रेशर बिल्ड करें वो फिर। बिल्कुल ठीक है, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम पब्लिक, हर चीज़ पब्लिक की तरफ से आएगी, ये रिफॉर्म भी पब्लिक की तरफ से। इसलिए पब्लिक को बजाय ये कि जो नैरेटिव है बाहर से, उसको थोड़ा सा और डीपर डिग करना चाहिए, और जो इस सिस्टम से वो लोग हैं जो सर्वाइव कर रहे हैं उन्हें बात बताना चाहिए। उन्हें अपनी ये नहीं बतानी चाहिए कि अच्छा जी सैलरी बताने में क्या है, देना है बता देता हूँ सबको। अब एक कितनी सैलरी है आप ये बताएं सर? 75,000 में आप कैसे सरवाइव कर सकते हैं, मुझे ये बताएं। पहले ये सोच है कि इसमें क्या है कि मैं अपने रिसोर्सेज, हाँ ठीक है, कोई हर्ज नहीं है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट है, आपने बता दिया। मैं ये रिसोर्सेज बताऊंगा तो कल को कहेगी यार ये तो 10 रुपये तुम्हारे पास कम है। जब मैं यही नहीं बताऊंगा तो मुझे किसी ने क्या देना है, या मुझे तो बाहर यही कहेंगे यार यू आर सकिंग। ठीक है, यार पोस्टल वालों की सैलरी बढ़ाओ यार, मेहरबानी करो। लेकिन ये है कि अगर वेजेस की बात हम कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं ना, अवाम
कंपैरेटिव एनालिसिस करके ना वो कहती है कि आपकी वेजेस हायर हैं। वो कंपैरेटिव एनालिसिस किससे करते हैं? हमेशा हमेशा वीकर सेक्शन से कंपैरेटिव एनालिसिस किया जाता है। तो वो आम लोगों से जो लोअर स्केल है, जो वेजेस पे है, जो डेली वेजेस हैं, उनसे कंपेयर करते हैं। तो उनसे कंपेयर करते हैं बिल्कुल ठीक है कि हम सिक्योर्ड हैं, एक सैलरी मिल रही है, तो फैसिलिटीज़ मिल जाते हैं, किसी को ज़्यादा मिल जाते हैं, किसी को कम मिल जाते हैं। तो अवाम का वो एस्पेक्ट ठीक है, लेकिन जो एक और एस्पेक्ट है वो ये भी है कि देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल विच आर सर्वाइविंग, गुजारा हो रहा है। तो मतलब एक लेक्चर तैयार करना है ना, उसमें मुझे तो लेक्चर तैयार करने में 2-3 घंटे लग जाते हैं। 2-3 घंटे की जो मेंटल एक्सरसाइज है, मैं तब तक नहीं करूँगा जब तक मेरा शौक ना हो, पैशन ना हो। पैशन ना हो। और अगर मुझे मजबूरन करनी पड़ रही है तो ये समझ जाएं कि मुझे उसकी ज़रूरत थी तो मैं वो कर रहा हूँ। तो ऐसे नहीं है। कौन बंदा है जो, एक होता है पैशन जो है ना वो इनसाइट क्रिएट करता है। तो अगर मैं वो कर रहा हूँ 2-3 घंटे वो करके वो मैं इनसाइट क्रिएट कर रहा हूँ तो वो और बात है। अगर मुझे नॉलेज गैदरिंग करनी पड़ रही है, जो कि मेंटोरिंग जो है ना वो नॉलेज गैदरिंग है, उसके लिए आपको डिफरेंट चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, देखनी, इकट्ठा करना पड़ता है, तो वो एक्सरसाइज है। उसमें आपका जो है मेंटल जो है ना वो यू गेट एग्जॉस्टेड। तो मैं क्यों करूँगा? इसका यही मतलब है कहीं ना कहीं मुझे ज़रूरत है। तो इससे आप एक्सटेंड कर लें इस आइडिया को कि देयर आर सेक्शंस विद इन द ब्यूरोक्रेसी जो कि सर्वाइव कर रहे हैं। मुझे तो बहुत अच्छा आइडिया हो गया जब आपने अपनी सैलरी बताई। यकीन करें मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं उसी पे स्टक हूँ सर। आप आगे चल रहे हैं, मुझे ये बताएं कि आप सर्वाइव कैसे कर रहे हैं। और एक ये भी है कि सर जिनकी सर्विस ज़्यादा होती है, जो जूनियर ऑफिसर रिक्रूटेड होते हैं। होते हैं, अपने जो जूनियर होते हैं उनकी सैलरी उनसे डबल होती है, तो इनकी सर्विस प्रोग्रेशन इतनी होती है। क्योंकि पाकिस्तान में जो सैलरी और जो इसका स्ट्रक्चर है वो सर्विस बेस्ड है। जिसकी जितनी ज़्यादा सर्विस हो उसकी इतनी ज़्यादा सैलरी होती है। ये बहुत मेजर इसमें पार्ट है। आपका स्केल कम है, आपकी सर्विस इसमें ज़्यादा वो है। कितना टाइम हो गया है। ये चीज़ें हैं। अब ये चीज़ें जब तक मैं बताएंगे नहीं, आप इसमें क्या हर्ज है बताने में? कोई हम नहीं है। वो टाइम जो बच्चे आगे रहे हैं हमको भी पता होगा यार मैंने किधर जाना है, उधर क्या है। मैं इसको चुप साथ की कब्र में ले जाऊँ तो मैंने उधर क्या करना है। लेट्स, ये जो इंफॉर्मेशन ब्लॉकेड है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी सोसाइटी में मिसपरसेप्शन क्रिएट करता है, फिर उससे गलत फैसले बनते हैं। वो गलत फैसले ही डिस्ट्रक्शंस काज करते हैं। तो इसलिए इंफॉर्मेशन ब्लॉकेड पर्सनल लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे, सोसाइटल लेवल पे, स्टेट लेवल पे इसको ख़त्म किया जाए। सर आपने लिबर्टी के लिए तो बहुत बड़ी सेक्रीफाइस की हुई है, ऐसा है कि नहीं है? व्हाई वुड यू डू दिस सेक्रीफाइस के अपनी लिबर्टी के लिए? ये समझ लें कि मैं ट्रांजिशन में हूँ और मैंने ट्रांजिटरी पीरियड में मैं कौन सा सेटल हो गया, तो इधर कौन सी तनाबें लगी हुई हैं जो मुझे बांध के रखे हुए हैं। लेकिन आप उस चीज़ को करते हैं कि सोचते हैं कि यार मेरा गलत डिसीजन था इंस्टीट्यूशन को चेंज करने का, या नहीं रिग्रेट करते हैं? इंस्टीट्यूशन तो दोनों सेम है, दोनों सरकारी नौकरियां हैं। तो ये कहें कि आप इस फील्ड में सरकारी नौकरी, किसी भी सरकारी नौकरी में आने को रिग्रेट करते हैं? तो इसमें ये है कि जो बंदे की सोच की परवाह ज़्यादा होती है उसको तब उसको जो रुकावटें हैं, जो स्ट्रिंग्स हैं वो बुरी लगना शुरू हो जाती है। तो ऐसा अभी तक ये आपको नहीं मतलब कि लगा कि ये चीज़ मुझे अभी वो रुकावटें फेस करना पड़ रही हैं या नहीं कर? लगी है तो एक डिपार्टमेंट चेंज किया है। वो वही तो मैं चीज़ पूछ रहा हूँ ना। तो अगर इसमें अगर होती हैं फिर चेंज कर दें, ये कौन सा फिर किधर जाएंगे? ये कौन सा मेरा कोई ईमान है। फिर किधर जाएंगे? बड़े अल्टरनेटिव वेज मिल जाते हैं, अल्टरनेटिव एवेन्यूज बंदा एक्सप्लोर कर लेता है या अपनी नीड्स को एडजस्ट कर लेता है, सर्वाइव करना शुरू कर देता है। 2 रोटियां खाता है, 1 रोटी बंदा खाना, एक्सपेंडिचर कट कर ले। डिफरेंट फिर अल्टरनेटिव्स हो जाते हैं। जो लोग सिविल सर्वेंट्स बनना चाहते हैं और एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, 3 सालों से बैठ रहे हैं,
और आपको या पे कर रहे हैं, तो व्हाट वुड यू लाइक टू से टू देम? कोई एडवाइस देना चाहे? देखिए, सिगरेट भी देते हैं कोई लोग, तो उसके ऊपर लिखते हैं कि यार दिस इंजूरियस टू हेल्थ, लेकिन फिर भी इतनी स्पेस फॉर द सेक ऑफ लिबर्टी टू डिसाइड क्रिएट कर देते हैं कि मैंने आपको बता दिया दिस इज़ माई ड्यूटी एंड नाउ स्टार्ट योर लिबर्टी। आप पे है। तो ये एक अच्छे मेंटोर के लिए ज़रूरी है कि पहले उसको मुकम्मल ब्रीफ करे कि वेयर यू आर गोइंग। तो फिर भी अगर वो अडॉप्ट करना चाहे तो फिर आप उसकी लिबर्टी कटेल नहीं कर सकते। वो तो उसका वालिद भी उसको नहीं कटेल कर सकता ना कि तुम ये नहीं कर सकते। तो एक मेंटोर है उसकी क्या हैसियत, ठीक है। आपको डिसऑनेस्टी कहाँ होती है? वो इधर डिसऑनेस्टी होती है कि जब आप इंफॉर्मेशन ब्लॉकेज लगा देते हैं, दिखाते नहीं असल रियलिटी और कहते हैं कि दिस इज चार्मिंग, ठीक है, ये है डिसऑनेस्टी। अगर मैं बता के ये कर रहा हूँ कि इसमें ये चीज़ें हैं, तो मेरे लिए थोड़ी सी अपने लिए ये स्पेस है कि मैं अपने आप को जस्टिफाई कर सकता हूँ, यार यू आर बीइंग लेस डिसऑनेस्ट। ठीक है। तो ये फ़र्क है। तो आप क्या एडवाइस करते हैं कि आना चाहिए उनको, तैयारी करें? देखिए, किसी भी कौम में जो ब्रिलियंट माइंड्स हैं, जो पढ़े लिखे हैं, इनको इनको उन चीज़ों में जाना चाहिए, उन प्रोफेशन को अडॉप्ट करना चाहिए वेयर दे आर लिबरल टू थिंक, जहाँ उनके पास लिबर्टी टू थिंक है। वो लिबर्टी उनकी प्रोडक्शन में कन्वर्ट होती है, स्टार्टअप्स बनते हैं, नए आइडियाज़ आते हैं, ठीक है। तो उनको जो क्रीम है उसको कभी भी आप, जो ब्यूरोक्रेसी है, दिस इज रूल्स बेस्ड। जब मुझे आपने बता दिया कि रूल लगा दिया कि मैं 2 घंटे सोच सकता हूँ और इस डायरेक्शन में सोच सकता हूँ, तो मैं कोई नहीं सोच रहा, मैं आपके आर्डर्स को फॉलो कर रहा हूँ। सोचना उसी को कहते हैं कि जब आप मुझे कहें कि इधर बैठे हो आप थिंक। तो इन लोगों को, जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनको उन एवेन्यूज़ में जाना चाहिए कि जिनमें वो सोच सकें। तो गवर्नमेंट जॉब में तो आप रूल्स बेस्ड होते हैं ना। तो फॉर एग्जांपल एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, उसमें वो सबसे पहले आपको रूल्स पढ़ाते हैं। ट्रेनिंग की सबसे जो मेजर पार्ट है वो रूल्स होते हैं कि इन रूल्स के अंदर रह के आपने सोचना और करना है। सो दे हैव कन्फाइंड योर थिंकिंग ना एट द अर्लीस्ट पॉसिबल स्टेज। और जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको ये बताता है कि दीज आर द एम्स, नो डू वट एवर यू वांट टू अचीव दोज एम्स। जो ब्यूरोक्रेसी है वो रूल्स बेस्ड, जो कंप्लायंस रूल, वो ये नहीं पूछते कुछ पैदा किया है या नहीं किया, वो कह रहे हैं हाँ ये फाइल, इसमें सारे रूल्स ठीक है तो इट्स गुड। तो जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कहते हैं कि आपने आउटपुट क्या दी है। तो उस जगह पे जाएं जहां आपको क्रिएट करने की थिंकिंग ज़्यादा हो। अब इस पे कुछ कहेंगे कि हाँ जी आप इसमें भी क्रिएट कर सकते हैं, आपको कौन रोकता है? तो जब आप सोचना शुरू कर दें, जो जेन्युइन सोचना है, तो फिर आपको पता लगेगा कि आप बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते। तो वो जो कहते हैं कि सोचने की स्पेस है वो बहुत कम और लिमिटेड होती है। एक वो कोटेशन है कि ये सोचना नहीं होता कि आपको 2 ऑप्शन दे दिए जाएं कि इन ऑप्शन में से सोच लो। आपको लिबर्टी ये होती है कि आप मुख्तलिफ ऑप्शन सोच सकते हैं। डू यू थिंक कि जो लिबरल डेमोक्रेसीज हैं वो दे आर एट द बैक फुट, और जो कैपिटलिज्म इज़ फेलिंग, जैसा कि अगर वेस्ट में देखा जाए, हम वेस्ट की एग्जांपल देखें, तो अब वो उनकी जो हिपोक्रेसी है वो नज़र आ रही है। इनके अभी जो एक पैलेस्टाइन इज़राइल कॉन्फ्लिक्ट है, तो उसमें देखें, उसके अलावा इमिग्रेशन के मसाइल को देखें जो वेस्ट को फेस करने पड़ रहे हैं, वॉर्स हैं जैसा कि जो रशिया और यूक्रेन वॉर है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों से क्या हमें थोड़ा सा ये एग्जांपल मिलती है कि, या इस तरह से कोई नज़र आता है आपको? और ये क्वेश्चन आपने पूछा है तो इसमें होते हैं, ये देखो ब्यूरोक्रेट ने 2-3 किताबें पढ़ी और ओपिनियन बना, ग्लोबल ओपिनियन। कोई भी बंदा है उसका जो फंडामेंटल राइट है टू होल्ड ओपिनियन, वो है कोई भी रह सकता है। तो मेरा ओपिनियन ये है कि आपने बात की लिबरल डेमोक्रेसीज और कैपिटलिज्म। लिबरल डेमोक्रेसीज ही बेसिकली कैपिटलिज्म के लिए एनवायरनमेंट पैदा करती है। जो ये ईस्टर्न वर्ल्ड है वो लिबरल डेमोक्रेसी है, लिबरल डेमोक्रेटिक और लिबरल इकोनॉमी विच इज़ बेसिस ऑफ कैपिटलिज्म। ये अब इसमें
जो चीज़ है जिससे आपने लिंक किया उससे, इसमें ये है कि इट्स मोर ऑफ अ रिजल्ट ऑफ आपकी अपनी फेलियर का रिजल्ट है। दूसरा भी उसमें शामिल है आपकी अपनी फेलियर है। देखिए, जब आप अपने घर में जुल्म पनिश करते हैं ना, तो आपको ये मॉरल स्टैंडिंग मिल जाती है कि आप दूसरे के घर में जाके फैसला कर सके कि यार ये बंदा अपने घर में ठीक है, तो ये हमारे घर में जो जुल्म हो रहा है उसको रोक सकते। Let's put our own house in order. ये बेसिकली स्ट्रेंथ इधर से आती है, मॉरल स्ट्रेंथ भी इधर से आती है, मटेरियल स्ट्रेंथ भी इधर से आती है। इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस जो है ना, मटेरियल और मोरल इन्फ्लुएंस का, मटेरियल और मोरल पावर का वो एक सामना है, जरिया है। तो हमारे पास ना मटेरियल और ना मोरल वो है, तो हम न्यूसेस तो क्रिएट कर सकते हैं, हम शो तो डाल सकते हैं, वी कैन नॉट इन्फ्लुएंस। सो जो भी है, लिबरलाइज योर थिंकिंग, लेट पीपल थिंक, इसी में हर चीज का हल है। लेकिन मुझे मेरी उस चीज़ का वो आंसर नहीं मिला कि या तो आपने फिर घुमा के जवाब दिए, मुझे समझ नहीं आया कि जो वो बैक फुट पे है लिबरल डेमोक्रेसी या नहीं है। नहीं, बैकफुट पे नहीं है, हम असल में उन पैरामीटर्स, उन रियलिटीज से उनको इंटरप्रेट कर रहे हैं कि जो हमें कंस्ट्रक्ट करके दिखाए जाते हैं। कि मतलब हमें कंस्ट्रक्ट ये किया गया है कि अगर लिबरल जो डेमोक्रेसीज है वो वाला ब्लॉक वो थोड़ा सा स्क्रैम्बल कर दे, उसको हम थोड़ा सा अपना वो स्क्रैच कर लें, तो दिस इज आवर विक्ट्री एंड दे आर एट बैक फुट। मतलब हमास ने एक अटैक कर लिया है, तो इसकी इंटरप्रिटेशन ये नहीं हो सकती कि हमास इज विनिंग। ये नैरेटिव इस साइड से क्रिएट किया गया है। ठीक है, ये तो हमारी तरफ से है, ठीक है। एक्चुअली दे आर नॉट एट बैक फुट, ना मॉरली वो इस बैक फुट पे हैं, दे आर नॉट टेकिंग इट एज अ मोरल ग्राउंड कि वी आर क्रिएटिंग रकस इन द वर्ल्ड। वो इस चीज को फील नहीं कर रहे। तो आई डोंट थिंक दैट दे आर एट बैक फुट, they are still at the front foot, they are still devising the international system, they are still influencing the system, international system. तो where would the Chinese come in? आप समझते हैं कि ये जो एशिया का जो राइज है, ग्लोबल साउथ का राइज है, तो ये हो पाएगा जिस तरह से लोग इसको समझ रहे हैं या दुनिया इसको समझ रही है? तो मैं ना उधर एक ट्रेनिंग सेंटर में ना एक सीनियर वो थे ब्यूरोक्रेट, उन्होंने एग्जाम्पल दे के चाइना की डेवलपमेंट को देखें। ये हमारा जो ईस्टर्न साइड है, ये स्पेसिफिकली पाकिस्तानी, वो उधर ये बात की जाती है कि वी आइडियलाइज चाइना और हम उसको एम्पलीफाई भी करते हैं और उसको एक जेन्युइन हमें फ़ायदा देता है ना, हम पैसे तो देता है, कंपेटिटर उसको कंसीडर करते हैं। देखें, तरक्की दो तरह की होती है या पावर स्ट्रक्चर दो तरह का होता है। तरक्की की एक एग्जांपल ये है, इन्फ्लुएंस की एक एग्जांपल ये है कि आपके पास 10 रुपए हैं, ठीक है, ठीक है, ये आपकी तरक्की की वो है निशानी। लेकिन आपके पास सोचने की सलाहियत है, आपके पास ये कपड़े पहनने अपनी चॉइस की सलाहियत है, तो चाइना के पास मटेरियल पावर आ रही है, लेकिन ग्रेट पावर्स जो है ना, उनका कल्चर भी दुनिया में फैलता है, उनका जो नॉलेज बेस है वो भी दुनिया में फैलता है। चाइना इज जस्ट प्रोवाइडिंग एंड टू सम एक्सटेंट different alternative economic system. It does not have a social system which is globally accepted. तो जो वो वेस्टर्न पावर्स हैं, उनका सिर्फ मटेरियल पावर नहीं, उनकी जो इंटरप्रिटेशन है फिलॉसफी में भी, उनकी साइंस में, नॉलेज में कंट्रीब्यूट, उनका कल्चरल पावर। तो जब तक किसी सोसाइटी की कल्चरल पावर भी डोमिनेट ना करे, तो इंटरनेशनल सिस्टम में हम उसको डोमिनेंट पावर नहीं कह सकते। चाइना का सिर्फ आपको एक वर्जन बाय नजर आता है। मैं इधर बैठे हुए, मैंने कितने चाइनीज फिलोसफर को पढ़ा, कितने को हम जानते हैं। चाइनीज कौन सा मैं ट्रेडिशन अडॉप्ट कर रहा हूँ, कोई ट्रेडिशन, दिस इज ऑल वेस्टर्न। तो वेस्ट ने ना सिर्फ मेरी थिंकिंग, मेरे कल्चर, मेरे अंदरून और बैरून सबको मुतासर किया है, और चाइना का भी जो इन्फ्लुएंस है वो सिर्फ मेरे बैरून में है थोड़ा सा।
चाइना ग्लोबल पावर तब बनेगी जब वो सोसाइटी को, इंटरनेशनल सोसाइटी को चेंज करने की सलाहियत रखी. स्टिल इट्स रीजनल पावर और a kind of power in some aspects of international relations. Where is China in Israel-Palestine conflict? बस सपोर्ट कर रहे हैं या उस तरह से कुछ स्टेटमेंट्स आ सकती हैं जैसा कि उनके फॉरेन ऑफिस से या रशिया के भी फॉरेन ऑफिस से स्टेटमेंट्स आ सकती हैं. असल पावरफुल आप तभी होंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको तब पावरफुल कहूँगा जब आप मेरी सोचने, समझने, पहनने, खाने, अब जो सारे का सारा वेस्टर्न है जो मैं इस वक्त इस सारे स्ट्रक्चर में बैठा हुआ, ये मैं जो खाऊंगा, जो मैं पीऊँगा, जो मैं बात करूँगा, द एनवायरनमेंट विच आई हैव क्रिएटेड, ये है इनकी डोमिनेंस का वो. इसमें क्या आपको चाइनीज़ नज़र आ रहा है सिवाय गैजेट्स के छोटी मोटी? नहीं, ये सारे चाइनीज़ हैं. एक्चुअली ये आइडिया जनरेट हुआ, आइडिया तो नहीं है. और उसको रिप्रोड्यूस करके उन्होंने खुद लॉन्च कर दिया. हम्म. तो ये रिप्रोडक्शन उनकी हो सकती है. आइडिया स्टिल वेस्टर्न. दैट कैमरा मे बी assembled, gathered इन चाइना. in China, but that camera द आइडिया इज़ फ्रॉम द वेस्ट. ठीक है. idea is everything. When I was discussing Cream, development of Cream and Uber with you, मोटरसाइकिल भी मौजूद था, हेलमेट भी मौजूद था, बंदा भी मौजूद था. मौजूद नहीं था तो आइडिया नहीं मौजूद था. आइडिया आया तो उसने एक पूरी इंडस्ट्री खड़ी कर दी. तो आइडिया इज मोर पावरफुल एंड चाइना डज नॉट हैव एनी आइडिया. चलें, ठीक है सर. थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल थॉट्स. बहुत अच्छा लगा आपसे मिल के और गुफ्तगू करके. तो होपफुली यू विल हैव another podcast, another topic on any other day. Thank you.